श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी। श्री साव छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन, लोक निर्माण और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभाल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी बहुत धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं को राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि प्रदेश में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नगरीय प्रशासन, लोक निर्माण और पीएचई विभाग जैसे ये महत्वपूर्ण विभाग हैं, इनका आपको दायित्व मिला, तो बीते एक साल में क्या प्रमुख उपलब्धियां मानते हैं आप? बीते एक साल विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार और मेरे पास जो विभाग हैं, अनेक बड़ी बड़ी उपलब्धियां इन एक सालों में हमने हासिल की है। नगरीय प्रशासन विभाग की बात कहूं तो कांग्रेस की सरकार के समय, जबकि पूरे प्रदेश में अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस की सरकार थी, पर विकास पूरी तरह से अवरुद्ध था। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़क की समस्या, समस्याओं का अंबार था शहरों में। हमारी सरकार बनने के बाद एक तरफ जहां अधोसंरचना के विकास के लिए लगातार हमने राशि जारी की, वहीं दूसरी ओर जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया, वार्डों में जाकर किया, जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं जानी और उनको समाधान करने का लगातार प्रयत्न किया। शिविर के बाद हमने 400 करोड़ रुपए के जारी अलग अलग नगरीय निकायों के लिए किया, ताकि उन समस्याओं में जो निर्माण के काम से संबंधित है उसके निराकरण हो। इस दौरान लोगों के राशन कार्ड बनाए, आयुष्मान कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनाए और इस तरह के काम हुए। फिर स्वच्छता पखवाड़ा चलाया, हमारे शहर स्वच्छ बने, इसके लिए काम किया। आज नगरीय निकाय के अधिकारी सवेरे 6 बजे प्रातः भ्रमण में निकलते हैं। नगरों के विकास, नगर की साफ सफाई की व्यवस्था, नगर के विकास, इन सारी चीजों का निरीक्षण करते हैं। तो ये बड़ा काम, ये बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक साल में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नगरीय निकायों को हमने जारी की और बिना भेदभाव के किया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस का बहुमत है तो वहां विकास के लिए राशि न दें। हमने सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र को लेकर सभी नगरीय निकायों को बराबर विकास के लिए राशि दी और आज पूरे प्रदेश के शहरों में विकास के काम हर तरफ हो रहे हैं। पीएचई विभाग की जहां तक बात करूं तो जल जीवन मिशन के काम छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस की सरकार के अव्यवस्था के कारण, कुशासन के कारण और न जाने अन्य अनेक कारणों से 2 साल विलंब से प्रारंभ हुआ और प्रारंभ भी हुआ तो चारों तरफ अव्यवस्था का आलम, योजनाओं की दुर्दशा उन्होंने की थी। उस योजना को दुरुस्त करने का काम जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक नल से जल पहुंचाने का जो अभियान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने लगातार इस दिशा में काम किया कि लोगों के घरों तक पानी पहुंचे। अनियमितता पाई तो कई अधिकारियों को हमने सस्पेंड किया, कई को कारण बताओ नोटिस जारी किया, कई ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाहियां हुई और अब जल जीवन मिशन का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लोक निर्माण विभाग में प्रदेश में सड़कों की दुर्दशा थी। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने सड़कों की मरम्मत नहीं की, नए सड़क नहीं बनाए। हमारी सरकार बनने के बाद तुरंत हमने सड़कों के मरम्मत का काम चालू किया, नई सड़कों की स्वीकृति मिलने लगी है, निर्माण प्रारंभ हो गया है और भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी लगातार हमको योजनाएं स्वीकृत कर रहे हैं। उसके माध्यम से भी प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम, सड़कों का जाल बिछाने का काम तेज गति से हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से एक साल उपलब्धियों भरा रहा है। सर, आपकी पहल पर बीते एक साल में प्रदेश में 9 नए नगरीय निकायों का गठन किया गया है। आपका क्या मानना है कि इससे स्थानीय लोगों को कितना लाभ पहुंचा? ऐसे बड़े गांव जो शहर के स्वरूप में आ गए हैं, ऐसे गांवों को, ऐसे बड़े कस्बों को नगर पंचायत बनाया है और कुछ नगर पंचायत जो
नगर पालिका बनने लायक हो गए थे, ऐसे नगर पंचायतों को अपग्रेड करके नगर पालिका भी बनाने का काम हुआ, ताकि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार की योजनाओं को मिलाकर उस नव गठित निकाय का सुव्यवस्थित विकास हो, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले और वो शहर सुव्यवस्थित रूप से विकसित हो। इस दृष्टि से नए निकाय बनाए हैं, तो निश्चित रूप से लोगों को उसका बड़ा लाभ मिलेगा। सर, आपके प्रयासों से एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो शहरी घटक है, उसके तहत छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार ने 15,000 नए आवासों की स्वीकृति दी है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, हर गरीब को पक्का आवास मिले, ये हर एक गरीब का सपना होता है खुद का पक्का मकान होने का। ये सपने को साकार करने के लिए बीड़ा उठाया प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और लगातार शहरों में प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे रहे हैं। मांग आधारित ये योजना है, शहर के लिए जितनी डिमांड आएगी वो उसका डीपीआर बनाकर भारत सरकार को भेजेंगे, तो जो पात्र हैं सभी पात्र लोगों को आवास मिलेगा। अभी प्रावधिक स्वीकृति 15,000 नए आवासों की हमको मिली है। उसके लिए हम रैपिड सर्वे कर रहे हैं, हितग्राहियों से आवेदन ले रहे हैं। आवेदन लेने के बाद उसमें पात्रता का निर्धारण करेंगे। जो पात्र हितग्राही है उसकी सूची बनाकर भारत सरकार को भेजेंगे, और वहां से स्वीकृति के बाद ये 15,000 लोगों को नए आवास मिलेंगे। पुराने जो योजना थी उस योजना में भी जो आवास को पूर्ण करने का काम है वो तेज गति से हमारी सरकार बनने के बाद हमने प्रारंभ किया है। हर महीने जो पहले आवास बनते थे उसको तेज गति से आगे बढ़ाने का काम, और लगातार इसकी समीक्षा भी मैं करता हूँ, कितने आवास बने, क्यों नहीं बन रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, उस समस्याओं को दूर करते हुए गरीबों को पक्का मकान मिल सके, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और शहरी आवासन मंत्री मनोहर खट्टर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के शहरों के लिए 15,000 नए मकानों की स्वीकृति उन्होंने दी है। सर, नगरीय जो प्रशासन विभाग है उसकी 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, अटल परिसर और नालंदा परिसर। आपने बताया है कि 187 निकायों में अटल परिसर बनाए जाएंगे और जो कुछ महत्वपूर्ण शहर है उसमें नालंदा परिसर भी बनेंगे। इनके बारे में हमें विस्तार से बताएं। इस देश की तरक्की और योगदान में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बड़ा योगदान रहा है, और छत्तीसगढ़ अलग राज्य के निर्माता भी हैं, और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ को एम्स दिया, बिलासपुर का रेलवे जोन दिया। छत्तीसगढ़ में आज जितनी बड़ी चीजें हुई है, बिलासपुर को हाईकोर्ट दिया, अलग छत्तीसगढ़ राज्य दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो छत्तीसगढ़ के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान है, देश के लिए भी बड़ा योगदान है। उनके यादों को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए हमने तय किया कि हम सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर का निर्माण करेंगे। बहुत सुंदर प्रतिमा और सजावट के साथ उनकी प्रतिमा लगाएंगे सभी नगरीय निकायों में, 187 नगरीय निकायों में। और ये 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती पर ही उसका भूमि पूजन अधिकांश स्थानों पर हो गया है। कुछ स्थानों पर तो हमने लोकार्पण भी किया जी। इतनी जल्दी निर्माण हो गया कि बिल्हा में, सरगांव में, बाराद्वार में, बिलाईगढ़ में अटल जी की प्रतिमा का लोकार्पण हो गया 25 दिसंबर को, और बाकी स्थानों पर भी अब तेज गति से निर्माण के काम हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कदम है। जिला मुख्यालयों में नालंदा परिसर, ई लाइब्रेरी, इसका निर्माण करने का निर्णय हमने किया है। प्रारंभिक तौर पर अभी कुछ जिला मुख्यालय और कुछ प्रमुख शहरों में नालंदा परिसर का निर्माण कर रहे हैं, ताकि हमारे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक सुव्यवस्थित अच्छी लाइब्रेरी मिले, जहां पर बैठकर वो पढ़ सके। तो ये बहुत बड़ा तोहफा विष्णुदेव साय जी की सरकार ने प्रदेश के युवाओं को दिया है, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करें और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हों और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। तो ये बहुत बड़ी योजना है, इसकी भी काम की गति
तेज हुई है और बहुत जल्दी ये निर्मित होगा। सर, प्रदेश के लोगों को सुगम और प्रदूषण रहित सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ई बस चलाने की योजना है 4 शहरों में। इनका संचालन कब से शुरू होगा, इसके बारे में बताएं। 200 ई बसों की स्वीकृति हमें मिली है जी। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम, डिपो बनाने का काम ये हमने प्रारंभ कर दिया है और भारत सरकार से ये बस हमें मिलेगा और निश्चित रूप से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से, प्रदूषण रोकने की दृष्टि से और लोगों को किफायती आवागमन के साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण परियोजना केंद्र सरकार की है और निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलेगा। सर, आपने शुरुआत में इस साक्षात्कार के जल जीवन मिशन के बारे में बताया। कुछ पिछड़ गया है हमारा छत्तीसगढ़, यदि हम देश के अन्य राज्यों से तुलना करें तो इस मिशन में तेजी लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जैसे मैंने बताया कि 2 साल विलंब से छत्तीसगढ़ में ये योजना शुरू हुई जी और इसलिए 2 साल यूं ही पिछड़ा हुआ था छत्तीसगढ़ जल जीवन मिशन के काम में। हमारी सरकार बनने के बाद लगातार हमने प्रयत्न किया, नीचे स्तर पर जाकर अधिकारियों की बैठक ली, संभाग स्तर पर गए और हमारे अधिकारी नीचे स्तर तक जाकर कामों में गति लाकर योजनाबद्ध ढंग से कि जो काम 90% पूरे हो गए हैं उसको 100% पूरा करें, उसको प्रमाणित करें, उसको हैंड ओवर कराएं और इस दिशा में योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत तेज गति से जल जीवन मिशन का काम आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आकांक्षाओं के अनुरूप नल के माध्यम से हर एक घर तक जल पहुंचाने का काम हम करेंगे। सर, आपके पास में लोक निर्माण विभाग का भी दायित्व है, तो छत्तीसगढ़ में जो सड़कों की कनेक्टिविटी है उसे बढ़ाने के लिए, साथ ही कई जगह सड़कों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो उनके मरम्मत, उनके सुधार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये सही है कि सड़कों की दुर्दशा रही है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस की सरकार ने सड़कों के मरम्मत और नए सड़कों के निर्माण के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 5 साल में जर्जर हालत हो गई थी सड़कों की। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सड़कों के मरम्मत का काम तेज गति से प्रारंभ किया। बरसात के बाद भी लगातार सड़कों के मरम्मत का काम हम तेज गति से कर रहे हैं और मरम्मत के काम अब अंतिम चरण में है। नए सड़कों के स्वीकृति भी लगातार हम दे रहे हैं, उसका टेंडर हो रहा है और आने वाले समय में अच्छी सड़कें छत्तीसगढ़ में मिलेगी। हमने अब एक सड़कों के मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की भी एक परियोजना लेकर आए हैं। चिन्हित सड़कों को उसके मरम्मत के लिए टेंडर दे देंगे, वो ठेकेदार पूरा ऑनलाइन सिस्टम से उन सड़कों की देख रेख करेंगे और तुरंत उस सड़क की मरम्मत हो जाए। पूरा ये ऑनलाइन सिस्टम से इसकी मॉनिटरिंग होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सड़कों की मरम्मत का काम भी बहुत अच्छे से हम करेंगे। सर, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर हमें सभी प्रश्नों के बड़े विस्तार से उत्तर दिए। हम आकाशवाणी समाचार परिवार की ओर से, अपने श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।